हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ चैप्टर के जो बीच वाले क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। आज हमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट इस चैप्टर में तो नहीं होगा, और फिर इस चैप्टर को आपको वापस देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर इतना छोटा चैप्टर है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है ये। अगर आपने अच्छे से सारे वीडियोस देखे हैं और अच्छे से अगर आपको समझ में आ गए हैं और अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए टफ होता है, लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो। आज हमें देखना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल्स तो हमने इतने सॉल्व कर लिए हैं, हमने एक्सरसाइज में कर लिए, चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन है उनमें कर लिए कि अब आप, मुझे लगता है ना कि आप ही मुझे बता देंगे कि मैम इसका आंसर तो ऐसे 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 फाइंड आउट करने वाला होने वाला है, इसमें ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो भी फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं सिर्फ वही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर के भी जो फॉर्मूले हैं, लाइक जो और भी जितने भी फॉर्मूले थे जो कि मोशन के ग्राफिकल मेथड हमने पढ़े थे, मोशन के कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, वो भी इसके अंदर यूज़ आ सकती है। कैसे? तो भाई हमने पहले भी तो जो चैप्टर किए हैं, ऑब्वियसली प्रीवियस चैप्टर जो होता है वो नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड ही होता है, या तो नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो हमारा प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली वो रिलेशन आपको देखने को मिलने वाला है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो कैसे इसमें यूज़ आएगी। ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी है जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं न्यूमेरिकल जिसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी चैप्टर के फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अब ये आपको देखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि उसका एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, वो नेट फोर्स कितना है, इसका ज़ीरो है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स इसके पास कुछ है ही नहीं, नेट मतलब कि अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये इसका ज़ीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देख लो, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि ये नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करे? दैट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर हो, जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ़ नो प्रोवाइड अ रीज़न। अब अगर येस है आपका तो क्यों है, और नो है तो क्यों है, ये सब आपको बताना है। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी बताना है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स है वो कितना है, ज़ीरो है, बट स्टिल ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मोशन में होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी ज़रूर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये मोशन में रहेगा। कैसे रहेगा भाई? हमने तो ये पढ़ा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अगर वो ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब तो वो बैलेंस फोर्स में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, हमने एक लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था, वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इस लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? तो इस लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन में है, दैट मीन्स कि क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही रहने की कोशिश करेगा, उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। भाई उसकी मर्जी, वो आलसी हो चुका है। हर ऑब्जेक्ट जो होता है लाइफ के अंदर, हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, हर कोई ऑब्जेक्ट आलसी है। खुद को ही देख लो, ऑब्वियसली हम आलसी है ना। अगर हम बैठे और मम्मी बोल दे कि बेटा ये काम करना है, थोड़ा सा उठ जाओ, तो इतना जोर आता है, इसे पता नहीं क्या हो गया है, बट हम यहाँ से उठने के मूड में बिल्कुल नहीं होता है कि यार ठीक है ना, कौन उठेगा, कौन जाएगा, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली होता है। ठीक है, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो मे बी, तब भी अगर मम्मी आपको बोल दे कि बेटा उधर तो जा ही रहा है ना, तो ये भी काम करते आ जा, बिल्कुल नहीं, हम क्यों करें, हम तो अपना मस्ती से अपना जो काम कर रहे हैं वही करेंगे, हम उसमें ज़रा भी चेंज नहीं चाहते हैं। तो भाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो भी तो आलसी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ही, आलसी हो नहीं सकते है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कंडीशन में है वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा,
वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, वो उसको रेजिस्ट करेगा चेंज को। तो वहाँ पर क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मम्मी की एक थप्पड़ आएगी और उसके बाद सारे काम हमारे हो जाएंगे। तो वैसे ही रेस्ट कंडीशन में अगर सपोज ये बॉल है और अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर इसको पुश कर देती हूँ मैं, या मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, वो स्टॉप नहीं होना चाहेगा, वो रेस्ट कंडीशन में नहीं आना चाहेगा। अगर वो मोशन में है, वो अपनी उस स्टेट के लिए भी क्या करेगा, फाइट करेगा और रेस्ट वाली स्टेट में कन्वर्ट होने को रेजिस्ट करेगा कि मुझे कन्वर्जन नहीं चाहिए, मैं अपनी मोशन में ही खुश हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये जो बॉल है ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। मे बी हमने यहाँ पर कोई वॉल लगा दी, कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, अदरवाइज हम ही आके खड़े हो गए, हाथ रख दिए उसके ऊपर, क्या होगा, ये तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स तो ज़ीरो है, अनबैलेंस्ड फोर्स तो है ही नहीं, दैट मीन्स कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, तब क्या होगा, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगा। कैसे, तो जब तक आपको मम्मी ने बोला था कि बेटा ये काम कर ले, और हम क्या बोले, नहीं मम्मा हम तो रेस्ट कर रहे हैं, हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक वो थप्पड़ नहीं पड़ेगी तब तक वो काम नहीं होगा। तो अगर मम्मी भी सपोज ठीक है ना यार, चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर रहे हैं, मैं खुद ही ले आती हूँ, आलसी तो है ही, क्यों किससे माथा पचाऊँ मैं, तो वो जाके अपना काम खुद ही करके आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप रेस्ट के रेस्ट में ही रहोगे, आप उठेंगे नहीं वहाँ से। वैसे ही अगर मैं मोशन वाले ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ये भी मोशन में रहेगा, ये अपनी स्टेट को क्यों चेंज करेगा, जब इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है ही नहीं। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो हो चुका है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है ज़ीरो, लेकिन अगर वो बॉडी मोशन में है, इसका मतलब मोशन में ही रहेगी। और मोशन में है का क्या मतलब हुआ, कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है। अब आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना ऊपर का, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही कैसे है, फोर्स अगर ज़ीरो है, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर ज़ीरो है, तो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट कर सकता है, मोशन में रह सकता है। कैसे रह सकता है, तो वो ऐसे रह सकता है कि जब मोशन में है ऑलरेडी और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाँ, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसका मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि फोर्स अगर ज़ीरो भी है तो भी क्या हुआ, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होने वाली है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कार है, ठीक है, आप नहीं चला रहे, आपके फादर चला रहे हैं उसको, लेकिन वो उसको ड्राइव कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते ताकि हमें समझ में आ जाए चीज़ें। मेरी कार है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं है। फादर है, ऑब्वियस सी बात है, ड्राइव थोड़ा स्लो ही करेंगे, वो 40 की स्पीड से मस्ती से चले जा रहे हैं अपने। क्या हुआ, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा, ब्रेक लगाया आपने, नहीं लगाया। गाड़ी की स्पीड को एक्सेलरेट किया, बिल्कुल नहीं किया। कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स भले ही ज़ीरो है, लेकिन एक वेलोसिटी ज़रूर है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उसका फोर्स कभी भी फोर्स ज़ीरो हो सकता है, बट उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो है। चलिए, सो यही इसका आंसर है। आपको इस वे में इसको आंसर लिखना, ऑब्वियसली आपके पास थ्योरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही मैं इतना सारा बोल रही हूँ, कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आपको समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन अगर ये एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा ये सब कुछ रामायण नहीं लिखेंगे ना, तब तक नंबर नहीं मिलने वाले। भाई एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको पता है कि नहीं पता है, एग्जाम्पल्स पता है कि नहीं पता है, लेकिन ठीक है ना, आपको ये थ्योरी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये थ्योरी में क्या लिखना है, तो देखो, yes, obviously yes, even when an object experiences a net zero external unbalanced force, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity. This is possible only when the object has been moving with a constant velocity in a particular direction. अगर ये चीज़ चेंज हो जाती है, अगर ये चीज़ चेंज हो जाती है, हमने बोला ना वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई।
लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 40 किलोमीटर पर आवर से जब आप चल रहे थे ना, तो आपको चलना है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ही ये जो आपका स्टेटमेंट था ये एप्लीकेबल होगा कि नेट फोर्स जीरो है लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वेलोसिटी इज नॉट वेलोसिटी नॉन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो थ्योरी वाला पार्ट है कि हमें आंसर में कैसे लिखना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. अगर एक कारपेट को एक स्टिक से मारा जाता है तो पूरे की पूरे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? तो अगर आपको मम्मी की चप्पल से पीटा जाता है तो आलसपन बाहर नहीं आ जाता हमारा, पूरा लेजीनेस पूरी भाग नहीं जाती है हमारी। बस वैसे ही यहाँ पर जब हम कारपेट को मारेंगे तो क्या होगा, इसमें से डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, बिकॉज डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा लेजी है डस्ट पार्टिकल। क्या होगा, देखो, जैसे ही हम इस कारपेट को मारेंगे स्टिक से तो क्या होगा, कारपेट तो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, कारपेट जो है पीछे की तरफ मूव करेगा। अब देखो, कारपेट मैं बोल रही हूँ कि इस पॉइंट पे था ये ऐसे, क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको मारा तो ये सीधा होने की जगह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कारपेट बेसिकली होना तो ये ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको मारा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया और थोड़ा सा ही टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत लेजी है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वो मोशन में नहीं आना चाहते। जब आपके सारे पार्टिकल्स मोशन में नहीं आना चाहते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल जो है यहीं रह जाएंगे। मतलब क्या हुआ, कारपेट तो मूव कर गया पीछे की तरफ, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये मूव नहीं कर रहे थे। डस्ट पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कारपेट जो है ये मूव कर गया पीछे की तरफ। डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, तो क्या होगा, इनके ऊपर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा भाई। हर चीज जो होती है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ना तो ये नीचे की तरफ ही आएगी, ये ऊपर नहीं जाएगी। तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी कहाँ आ जाएंगे, सबके सब नीचे आ जाएंगे। और वैसे डस्ट पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि हवा ही उनको उड़ा के ले जाएगी, तो मे भी कहीं हवा में इधर उधर झूल रहे होंगे ला 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 वैसे करके। लेकिन ये जो कारपेट है इसके अंदर से तो 10 पार्टिकल बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे इसके अंदर से बाहर, जैसे कि हमने बताया अभी कि ये जो आलसी लोग है ना, ये आलसी लोग अपनी जगह पे रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली या तो नीचे आ जाएंगे या हवा में इधर उधर कहीं फैल जाएंगे। लेकिन इस कारपेट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। किसकी वजह से आया, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। अगेन लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आया है। चलो, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो, inertia of an object tends to resist any change in its state of motion or rest or state of motion. कोई भी चेंज को रेजिस्ट करता है, इनर्शिया क्या होता है, हर एक चेंज को रेजिस्ट करेगा, चाहे वो रेस्ट है चाहे वो मोशन है, दोनों को ही रेजिस्ट करेगा वो। नाउ व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, अगर किसी कारपेट को एक स्टिक से मारा जाता है, देन द कारपेट कम्स टू मोशन, कारपेट जो है वो मोशन में आ जाता है, बट द डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रेजिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल जो है वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहें, वो रेजिस्ट करते हैं अपने रेस्ट की कंडीशन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, the dust particles stay in the state of rest while the carpet moves, as the dust particles comes out of the carpet। वो अपने आलसपन की वजह से जिस जगह थे वही रह गए, तो वो ऑटोमेटिकली या तो हवा उनको उड़ा के ले जाएगी, अगर भारी होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। देखा होगा ना, कई बार अगर मारा तो जमीन पे बहुत सारा डस्ट आ जाता है, बहुत सारी मिट्टी आ जाती है, वो इसीलिए आ जाती है। चलिए, सो the next question is why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि आपके जो बस के ऊपर जितना भी लगेज रखा है उस लगेज को एक रोप से, एक रस्सी से बांधा जाए। क्यों, बिना रस्सी से बांधे भी तो हमारा काम हो सकता था ना, लेकिन ऐसा तो नहीं किया हमने तो इसको रस्सी से बांध दिया है। क्यों बांध दिया इसको हमने रस्सी से, सिर्फ इसलिए हमने इस रस्सी से इसको बांध दिया है ताकि हमारा ये जो लगेज है ना ये पीछे की तरफ गिर ना जाए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी की स्टार्ट होती क्या हो जाएगा, गाड़ी तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन ये जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का जितना भी लगेज है हमारा, ये सब अभी रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, इसको मोशन नहीं करना है। तो ये क्या होंगे, ये रेस्ट करने की वजह से ही अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये आगे खिसक जाएगा तो यहाँ से ही सबके सब लगेज जो है वो गिर जाएंगे, अगर ये बंधे हुए नहीं होंगे तो। लेकिन ये बंधे हुए हैं इसीलिए ये नहीं गिरने वाले हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को बिल्कुल नहीं भूलना। इवन लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों, हमारे न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए हैं उन तीनों को ही नहीं भूलना है, बहुत ईजी लॉ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, सो आंसर आप कैसे लिखेंगे, when the bus accelerates and moves forward it acquires a state of motion। जैसे ही बस जो है वो एक्सेलरेट होती है
और आगे बढ़ती है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्टेट ऑफ मोशन जो है वो एक्वायर हो जाता है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन आ जाता है। रेस्ट में ऑलरेडी था, मोशन में हो जाएंगे। However, the luggage kept on the roof, owing to its inertia, tends to remain in its state of rest. जो लगेज है वो क्या चाहता है, रूफ के ऊपर जो रखा है लगेज है वो ये चाहता है कि भाई हम तो रेस्ट कंडीशन में ही रहेंगे, हम कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से ही रहने वाले हैं। Hence with the forward movement of the bus, जो मूवमेंट का बस जो है वो मूवमेंट आगे करेगी, वो आगे चली जाएगी। क्यों जाएगी, बस स्टार्ट हो चुकी है भाई। बस स्टार्ट क्यों होती है, मोशन करने के लिए ना, तो आगे की तरफ मूव करेगी, तो लगेज जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो पीछे गिर जाएगा। दैट इज वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस लगेज को बांध के रखना पड़ता है ताकि वो इस बस के साथ साथ में चलता रहे। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैट्समैन हिट्स अ cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slows to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion, and there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर है एक बैट्समैन, उस बैट्समैन ने क्या किया है, इस बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया है। सिंपल है, बॉलर ने बॉल डाली होगी तो बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया। अब बैट्समैन के हिट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो बॉल थी ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाके नीचे ग्राउंड पे आ गई। ग्राउंड पर आने के बाद इतनी डिस्टेंस ने कवर करी, थोड़ी सी डिस्टेंस ने कवर कर ली, उसके बाद ये जो बॉल थी अब ये रेस्ट कंडीशन में आ चुकी है। मतलब ये जो बॉल थी पहले ये कैसे थी, मोशन में थी, यहाँ ऊपर हवा में थी, हवा से ये नीचे आई, ग्राउंड पर आने के बाद में इसकी वेलोसिटी जो थी वो धीरे 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 कम होती चली गई और ये लास्ट में कैसे हो गई, रेस्ट कंडीशन में आ गई। ऐसे कैसे आ गई भाई, अचानक से क्या हो गया जो ये रेस्ट कंडीशन में आ चुकी है। क्यों, क्या इस बैट्समैन ने उसको ज्यादा अच्छे से नहीं मारा था, ज्यादा फोर्स नहीं लगाया था मारते टाइम पे, ऐसा कुछ था। या फिर जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के जो इसके ऊपर एग्जर्ट हुआ है, कि जैसे ही फोर्स कम होगा ऑटोमेटिकली जो है वेलोसिटी कम हो जाएगी। या फिर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स था, जो यहाँ कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं था जिसकी वजह से बॉल ये चाह रही थी कि भाई मैं रेस्ट कंडीशन में आ जाऊं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, यहाँ पर ये है कि देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस बॉल के ऊपर, एक फोर्स, देयर इज अ फोर्स, एक फोर्स ऐसा है जो इस बॉल के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, इस बॉल के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक और फोर्स लगेगा इस सरफेस की वजह से जो क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा और इसका मोशन जो है वो धीरे 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 रुक जाएगा और ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। कौन सा फोर्स है, तो हमने एक फोर्स पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी फ्रिक्शन। कब पढ़ा था हमने, लास्ट ये टॉपिक जब हमारा कंप्लीट हो गया था इस चैप्टर का, तब हमने लास्ट में इसको भी देखा था। क्यों, क्या कहा था मैंने कि हर एक टॉपिक में आपके बीच में कहीं ना कहीं आपको जरूर याद आने वाला है। देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हैं हम इसको या फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है ये सरफेस, जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ ये बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, सो दैट कि इसका जो मोशन है वो अपोज हो जाएगा और ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी बॉल। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. अब metric tons नहीं समझ आया तो हमारे हिंट के अंदर भी गिवन है कि 1 metric ton का मतलब क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है। आई होप कि क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली क्या क्या गिवन है। देखो क्या बोल रहा है हमारा ये क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है रेस्ट कंडीशन से उसने स्टार्ट किया है, दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रोल्स डाउन अ हिल, एक हिल से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फाइन। सो डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, देखो 400 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की है इन 20 सेकेंड्स, मतलब हमें टाइम गिवन है, ये है हमारा 20 सेकेंड्स। चलो, नाउ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, इसका मास कितना गिवन है, देखो 7 मेट्रिक टन गिवन है, लेकिन
इस मेट्रिक टन को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में। तो देखो 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या है, 1000 किलोग्राम। तो 7 मेट्रिक टन का मतलब क्या हो जाएगा, 7000 किलोग्राम। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो मास कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम। अब फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है जो इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो, ये तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, भाई यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया, जिसमें हमें यू गिवन है इस ड्रग का, यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, रेस्ट कंडीशन में थी। जब 20 सेकंड के बाद हमने चेक किया तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन एस यानी कि जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की वो तो कितनी थी, 400 मीटर थी। अब एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले में से ऐसा कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको एम मिल जाए? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रीवियस चैप्टर में चलते हैं। प्रीवियस चैप्टर के फॉर्मूले क्या थे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर हमने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आप चेक कर लो कि अब दिमाग की घंटी बजी, बिल्कुल बजी होगी, कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो हमारे पास इसके अंदर देख लो, क्या v है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी देखो v है क्या, नहीं है। ऑब्वियसली दोनों ही फॉर्मूले कैंसिल हो गए, एलिमिनेट कर दो दोनों को, रिमेनिंग कौन सा रहा, ये वाला। तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमें लाके देगा हमारा आंसर। s हमारे पास है, बिल्कुल है, u है, बिल्कुल है, t भी है, a नहीं है ओनली। फाइंड आउट कर लेते हैं हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो आपको एक नया पेज ले लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको आंसर थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, u इज 0 मीटर पर सेकेंड है, u हमारा है 0 मीटर पर सेकेंड। देन क्या गिवन है, s गिवन है जो कि है हमारा 400 मीटर, मतलब जो हमारी ट्रक थी वो 400 मीटर तक ट्रेवल कर चुकी है। टाइम उसने कितना कंज्यूम किया था, 20 सेकेंड कंज्यूम किया था। हमें एक्सेलरेशन बोला था फाइंड आउट करने के लिए, और हमें अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो वैल्यू अप्लाई कर दो, जस्ट इसके अंदर रिप्लेस करनी है वैल्यूज को, सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। s की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 400 को, इज इक्वल्स टू u की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय t की जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, 20 प्लस हाफ। a का मतलब हो चुका है, नहीं पता, a तो यही रहेगा भाई, है ही नहीं हमारे पास, सॉल्व करना है। t का मतलब है 20, इसका मतलब ये 20, ये हो गया स्क्वायर। फाइन, आई होप कि ये चीज क्लियर है। देखो फिर से एक बार देख लो, यही चीजें हमें गिवन थी, हमें यही तो फाइंड आउट करना था, 3 चीजें हमें गिवन थी, फाइंड आउट कर लो। चलो 400 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी 0, डेफिनेटली ये 0 होने वाला है, प्लस हाफ a मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, ये होता है 400, तो हम यहाँ लिख देते हैं 400। और अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करना चाहूँ तो भी हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना आ गया, 200 आ चुका है। चलो 0 से हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200a। इस 200 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें a की वैल्यू मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से कैंसिल किया तो क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो चुकी है। हमें अब एक्सेलरेशन मिल चुका है। चलो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, इसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है उस पे आ जाते हैं। फोर्स बताना है हमें, कितना फोर्स लग रहा है। अगर इसका मास जो है वो 7 मेट्रिक टन है, मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 7000 किलोग्राम। 7 मेट्रिक टन का मतलब है 7000 किलोग्राम हमें मास गिवन है। एक्सेलरेशन हमारा ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ही तो बताना है भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। ये तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट रिप्लेस कर दो हमारी वैल्यूज को। m भी हमारे पास है, दैट इज 7000 मल्टीप्लाई बाय a भी हमारे पास है जो है 2। चलो 7 2 क्या हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा 14000 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 14000 न्यूटन हो चुकी है। तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है ट्रक का वो कितना है, 14000 न्यूटन है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको क्या किया गया है, उसको 1 किलोग्राम का जो पत्थर है उसको मारा गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अक्रॉस द फ्रोजन
सरफेस ऑफ अ लेक, जो लेक होती है जो कि फ्रोजन होती है ऊपर से ना, उसके ऊपर मारा गया उसको, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। अब देखो एक स्टोन था हमारे पास, उसका मास कितना गिवन है, उसका मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने उसको मारा है, हमने उसको फेंका है। कहाँ फेंका है, फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक पे फेंका है। अब क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, इसने करी है 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल, इसने करी है 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। एंड इसके बाद ये कैसे आ गया, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब v कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट कंडीशन का मतलब वेलोसिटी तो कुछ होगी ही नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो, नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्टोन और आइस के बीच में कितना है वो हमें बताना है। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो फिर एक बार चेक कर लो, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। हमारे पास मास तो गिवन है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन गिवन है, बिल्कुल नहीं। बट एक्सेलरेशन की जगह बहुत सारी चीजें गिवन है, जिसमें v भी है, s भी है, u भी है। अगेन हमें क्या करना है, हमें जाना है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। प्रीवियस चैप्टर में क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से चेक कर लो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। टाइम है हमारे पास, नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता इससे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वही आ गया, टाइम आ गया, ये भी नहीं चलेगा। थर्ड वाले पे आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे क्या हमारा काम हो जाएगा, हाँ पक्का हो जाएगा इससे काम। चलो ठीक है, तो इसी से काम चला लेते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें। ये 1 किलोग्राम हो गया, u हो गया हमारा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, and s is equals to 50 meter, v is equals to 0 meter per second, and force हमें find out करना है। ठीक है, उसके लिए हमें कौन सा अप्लाई करना है फॉर्मूला, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, इट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जस्ट पुट द वैल्यूज, जो भी है वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ आ जाएगा 0 स्क्वायर, तो 0 ही लिख दे ओनली, 0 स्क्वायर तो मत सेंस नहीं है। चलो u स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब कितना है हमें नहीं पता, a तो हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई s देख लो कितना है, इट इज 50। हमारी जो डिस्टेंस थी, कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की है, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, हमेशा किलोग्राम होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। नाउ यहाँ 0 है इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2 विल बी 100, और ये हो गया a। अब हमने क्या किया, इस 400 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। इस 400 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 100a। अब क्या करें हम, अब सिंपल है, जस्ट हमें क्या करना है, इस 100 को ट्रांसपोज करना है यहाँ पर। तो ये अभी मल्टीप्लाई में है, जैसे ही ट्रांसपोज होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दीजिए डिवाइड में कन्वर्ट, ये हो गया -400 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू a। कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 100 से ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 4। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया है, एक्सेलरेशन हो चुका है हमारा -4, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। जस्ट हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ma। क्या मास हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 1 किलोग्राम। देखो इस स्टोन का मास हमें गिवन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय, हम लिखते हैं -4, F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4 न्यूटन। अब ये -4 न्यूटन क्या है, फोर्स है जो कि स्टोन और आइस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। स्टोन और आइस पे बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है उसी को हमने क्या कहा कि ये -4 न्यूटन है। अब ये फोर्स माइनस में क्यों है, तो इसलिए है बिकॉज फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आपका स्टोन जो है, सपोज अगर स्टोन है अगर, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस अपोजिशन की वजह से ही यहाँ पर साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. एक 8000 किलोग्राम का इंजन है, मतलब अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंजन है जो कि 8000 किलोग्राम का है. ठीक है, कितने वैगन है इसके अंदर, 5 वैगन से. 5 वैगन्स में देखो ये हमारा कौन सा वैगन है, ये फर्स्ट वैगन है, ये हमारा है सेकंड वैगन, ये हमारा है थर्ड वैगन, ये है फोर्थ वैगन और ये है फिफ्थ वैगन. नाउ ईच ऑफ 2000 किलोग्राम, हर कोई कितने का है, 2000 किलोग्राम का है. तो ये भी हमारा है 2000 किलोग्राम का. ठीक है, ये वाला भी कितने का है, 2000 किलोग्राम का है, ये भी 2000 का है, ये भी 2000 का है और ये जो फर्स्ट वाला है ये भी 2000 किलोग्राम का है. नाउ along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन. अगर इस इंजन ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो फोर्स कितना है, वो है 40,000 न्यूटन. तो इसका जो फोर्स होगा कितना है, 40,000 न्यूटन. ये इंजन एक्सर्ट कर रहा है इन सबको अपनी ओर खींचने के लिए. एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन. एक जो ट्रैक है, इस ट्रैक का कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स जरूर होगा. जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन आपकी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5,000 न्यूटन है. अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और अगर वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है इसका मतलब है कि हमें उसको कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है. तो ये फ्रिक्शन फोर्स हम कैसे लेंगे, हम नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स लेंगे जो क्या कर रहा है, ये इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है. नाउ कैलकुलेट क्या करना है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डाउनलोड हमें कैलकुलेट करना है, डाउनलोड नहीं करना है, कैलकुलेट करना है. एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है कितना है. एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, कि वैगन 1 पे 1 जो है वो इस 2 वाले वैगन पे, सेकंड वैगन पे कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें बताना है. मतलब ये जो वैगन 1 है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये हमको बताना है. चलो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो कितना होने वाला है. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, इस पूरे का एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, 40,000 न्यूटन है. क्यों है, सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाता है, पूरा इंजन ही तो लगाता है हमारा. तो इंजन का फोर्स कितना है, 40,000 न्यूटन है. अब इसी के अपोजिट में एक और फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स. कितना लग रहा है, वो है 5,000 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन. नेट फोर्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा F1 प्लस F2. कितना होगा, F1 कितना है हमारा, 40,000 है जो कि ये इंजन लगा रहा है. F2 कितना है, -5,000 न्यूटन, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5,000 न्यूटन. इसका आंसर कितना हो गया, 35,000 न्यूटन. इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 35,000 न्यूटन लग रहा है. तो देखो हमारे फर्स्ट का आंसर तो आ गया, बहुत इजीली आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर. ये हमारे ए का आंसर हुआ कि जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, 35,000 न्यूटन लगेगा. नाउ कम टू द पार्ट बी. पार्ट बी क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है. तो ट्रेन के ऊपर देखो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ट्रेन का जो फोर्स है वो लग रहा है आपका 35,000 न्यूटन. ठीक है, इस ट्रेन का मास कितना है, टोटल मास एक बार चेक कर लो. तो मास कितना होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा. ट्रेन तो सारे पार्ट्स को मिला के ही तो बनती है, सिर्फ इंजन से थोड़ी ना हमारी ट्रेन बन रही है. तो देखो 8,000 तो है ही, सिंपल है, ये 8,000 तो है ही हमारे पास. प्लस हम किसको कर दें, 1 2 3 4 5 वैगन्स आर देयर. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2,000. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 8,000 प्लस 10,000. 8,000 प्लस 10,000 हुआ, इट मीन्स ये हो गया है 18,000 किलोग्राम. 18,000 किलोग्राम की क्या है, हमारी पूरी ट्रेन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ देखो F हमें गिवन है, फोर्स हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सिंपल है. तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma. तो a क्या हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा F अपॉन m. तो a का मतलब क्या हो जाएगा, F अपॉन m. इनकी जस्ट वैल्यूज पुट कर दें. तो F की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 35,000. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 35,000 अपॉन, यहाँ पे m कितना आ जाएगा, 18,000. तो यहाँ आ चुका है m हमारा आ चुका है 18,000. सिंपल है. चलो यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या रहा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 35 अपॉन 18. और ये आएगा अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है. देखो हमारा आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ,
1.944 क्या है, 944 नॉट 944। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये देखो हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। मतलब पार्ट बी के अंदर जो एक्सेलरेशन पूछा गया था, ट्रेन का पूछा गया था, इसका मतलब है हम मास कौन सा लेंगे, पूरी ट्रेन का मास लेंगे, सिर्फ एक अकेले का नहीं लेना है हमें, कि हमें किसका लेना है, पूरी ट्रेन का मास लेना है। ठीक है, पूरी ट्रेन के अंदर कितने वैगन से, 5 वैगन से, उनका भी मास हमें कैलकुलेट करके लेना है। तो हमारा टोटल मास कितना था, 18,000 किलोग्राम। फोर्स कितना है टोटल हमारा, नेट फोर्स जो कि है 35,000 न्यूटन। अब ए फाइंड आउट करना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। जस्ट हमने क्या किया है, m को ट्रांसपोज किया, ये हो गया F अपॉन m, बस फोर्स और एक्सेलरेशन को ये डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर में क्या मिल गया 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये इस पूरी ट्रेन का क्या है, एक्सेलरेशन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब वैगन 1 जो है ये इस वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं कि वैगन 1 जो है इसको खींचने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन क्या वही सेम फोर्स बाकी सब पे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भाई अगर उसने फोर्स लगाया है, यहां से अगर कोई फोर्स एप्लीकेबल हुआ है तो वो इन सब पे लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है। तो अब हम जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो कौन सा है, वैगन 1 का फोर्स 2 पर। तो वैगन फोर्स लगा किस पे, 2 पे लगा, किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से लगा। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फोर्स। अगेन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एम ए, लेकिन एम कौन सा, एम ओनली 2 to 5। फर्स्ट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके साथ में, चलो। सो एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू एम कितना हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 2000। क्यों हुआ, बिकॉज हमने फर्स्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है, मतलब इसको एक्सक्लूड करेंगे और रिमेनिंग जो 4 है इन सब का मास लेना है, इन सब के ऊपर लग रहा है फोर्स, इसलिए मास से 4 का लेंगे। दैट इज वाई जो मास लेंगे वो हम लेंगे सेकेंड टू फिफ्थ वैगन का मास, जो होगा वो सेकेंड टू फिफ्थ वैगन होगा। दैट इज वाई जो मास है 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 हो रहा है। नाउ मल्टीप्लाई बाय क्या है, ए एक्सेलरेशन, देखो हमने अभी फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ ले लो 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F21 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 1.944। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो 3 जीरोज है हमारे पास, तो हम इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1944। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, तो बस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कि हमें आंसर क्या मिलेगा। देखो 8 4 होता 32, यहाँ हो जाएगा 35, 8 9 72 प्लस 3 75, 8 1 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई है ही नहीं, हमारा आंसर मिल गया 1,552। हमारा आंसर क्या हो गया 1,552 न्यूटन। मतलब कि 15,552 न्यूटन फोर्स कौन लगा रहा है, ओनली ये सिंगल फर्स्ट जो वैगन है यही लगा रहा है इसके ऊपर। ये जो फर्स्ट वैगन है ये रिमेनिंग इन सब के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स होगा, तो इन सब का मास लेंगे हम और एक्सेलरेशन लेंगे, तो उससे आंसर में क्या मिला 1,552 न्यूटन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड न्यूमेरिकल्स अब आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है 1500 किलोग्राम है, मतलब ये जो हमारा व्हीकल है इसका मास हम ले लेते हैं, ये है 1500 किलोग्राम। चलो, what must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम कहें कि इसका एक्सेलरेशन जो आया है वो है माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आया है हमारे पास 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये आया नेगेटिव में क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, इसको इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, रोड और उसके बीच में तो लगेगा ही ना, एक फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही बिल्कुल। चलो वापस एक बार क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है आपके पास में जिसका मास कितना है 1500 किलोग्राम है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स इन व्हीकल और रोड के बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए अगर इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है आपका माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट कर लो।
हमारा फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू ए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो गया हमारा आंसर। तो F इज इक्वल टू m कितना है, देखो m है 1500 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है -1.7, बस। अब प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1500 है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 17, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, या 17 को मैं कर रही हूँ 15 से, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 1 15, 15 7 होता है 105, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10। 15 1 क्या होगा 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया 225, और अगर एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया -2550, दैट मीन्स कि फोर्स कितना आ जाएगा 2550 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव में क्यों आया? अगर ये जो कार है हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज वाई ये जो अपोज वाला फोर्स है ये कितना है, ये नेगेटिव में आया है। अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज वाई ये कैसा आया है, नेगेटिव आया है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है m है, वेलोसिटी है उसकी v, अब आपको क्या बताना है, उसका मोमेंटम बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू होता है mv। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। देखो हमारे पास आंसर है डायरेक्ट, ये आ गया आपका आंसर। अब आप मुझे ये बता दो कि इसकी यूनिट क्या होती है, बिकॉज यूनिट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम किसकी वजह से आएगी, मास की वजह से आएगी। मीटर पर सेकेंड किसकी वजह से आया, वेलोसिटी की वजह से आया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो देखो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, एंड आई होप कि अब आपको न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस चैप्टर के इक्वेशंस को हम कब और कहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यही करना होता है, सिर्फ गिवन पार्ट लिखो और क्या फाइंड आउट करना है वो लिख दो, और उसके बाद आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।